हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं राकेश कुमार सामान्य हिंदी विषय के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूं। पिछले दिन हमने चर्चा किया था कि हम लोग ये जो सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं किस एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ, कैंसिल हुआ एग्जाम होना है। पिछली बार जब डेट का अनाउंस हुआ था तो ऐसे में हमको बहुत समय हम लोग को नहीं मिल पाया था कि बहुत अच्छे से पढ़ाया और पढ़ाया जा सके। अभी री एग्जाम होना है तो कहने का मतलब थोड़ा सा एक गैप हमको मिल गया है। जब हम लोग को एक गैप मिल गया है तो क्यों ना इसके लिए कुछ बेहतर किया जाए, और उसी बेहतर करने की दिशा में प्रतिष्ठा क्लासेस की पूरी टीम एक नए विजन के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ आप लोग के बीच उपस्थित है। रीजनिंग और मैथ की क्लासेस चल रही, हिंदी की क्लासेस भी आज से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी अल्टरनेट क्लासेस मिल रही, इसके बाद फिर रेगुलर क्लासेस बहुत जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो पिछले दिनों ने हम लोगों ने शुरुआत किया था क्या इसके सिलेबस के डिस्कशन से। जब हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा किया था, सिलेबस का जो चर्चा किया था, तो वहां पे ये बात हुई थी कि इसमें से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। अब पाठ्यक्रम को अगर हम ध्यान में देखें तो वहां पे सिर्फ मौलिक व्याकरण की बात की गई। किसकी बात की गई? मौलिक व्याकरण की। मौलिक व्याकरण कह देने से इतना तो पता लग जा रहा है कि यहाँ पे बेसिक व्याकरण की बात करें, है ना, एकदम आधारभूत व्याकरण की बात करें। लेकिन क्या आधारभूत व्याकरण कह देने से ये हमें क्लियर हो जा रहा है कि हमें कितना सीमित चीजें पढ़ दी? ऐसा नहीं। यहाँ पे मौलिक व्याकरण भले ही कहा है, लेवल आपने क्वेश्चन का देखा होगा, लेवल यहाँ पे ऊपर ही रखा गया है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली क्लास है। पहली क्लास देखिए, उसे सिलेबस में तो वर्णमाला दिया गया है, लेकिन हम लोग वर्णमाला पहले नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पहली कक्षा की जो शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग शब्द रचना से करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली, आप लोग के सहयोग एवं समर्थन की जरूरत है। आइए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे पहली कक्षा में क्या, शब्द रचना के बारे में। अब बात ये आती है शब्द रचना को क्यों पढ़ना है। ठीक है, उद्देश्य जब हमें ये पता हो जाता है कि हमें इस चीज को क्यों पढ़ना है, जैसे आपको बहुत से टॉपिक पता है, यहाँ पे हिंदी में ये चीजें पूछी जाएंगी, और जब ये पता हो जाएगा कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन तो आप ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये जो शब्द रचना है ना, अपने आप में कई सारी चीजों को समाहित किए। जैसे क्लास को शुरू करने से पहले एक जनरल आइडिया हम आपको दे देते हैं कि इस क्लास में क्या पढ़ना है। शब्दों की हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि दो वर्ड यानी अक्षर, जिसे हम कहते हैं अक्षर, दो दो वर्णों या अक्षरों का जो सार्थक मेल होता है, क्या होता है? सार्थक समूह होता है, उससे हम क्या कहते हैं? शब्द। यहाँ पे सार्थक शब्द प्रयोग किया गया। सार्थक का मतलब इन्हीं दो वर्णों को या दो से अधिक वर्णों को हम साथ में जब रखते हैं, उसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना, उसका कोई मतलब निकलता हो, उसे हम कहते हैं शब्द। अब यहाँ टॉपिक का नाम ही क्या? शब्द रचना। तो शब्द रचना को हम जो पढ़ेंगे, देखिए जो शब्दों की रचना होती है हिंदी व्याकरण में, यह चार आधारों पर होती है। कितने आधारों पर? चार आधारों पर होती है। अब क्या क्या है वो चीजें हम पढ़ेंगे। पहला है जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है, जो दूसरा आधार है रचना और बनावट के आधार पर, तीसरा रूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब यहां से आप समझ लीजिए इसमें चीजें आती क्या क्या है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसा कि सिलेबस में आपने देखा था कि वहां तद्भव पढ़ेंगे, तत्सम पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे, विकारी अविकारी शब्द पढ़ेंगे, देशज विदेशज शब्द पढ़ेंगे, रूढ़ पढ़ेंगे, योग रूढ़ पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो है ना, इसी टॉपिक में समाहित हो जाने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को चीजें पसंद आएंगी। आइए बढ़ते हैं शब्दों के प्रकार पर। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पहला आधार क्या है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा आधार है क्या? रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा जो प्रकार है रूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रकार को उधेड़ेंगे। कहने का मतलब इसके अंदर जाकर वो प्रकार क्या है, उन शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे, इन्हीं को लेते हुए आगे बढ़ने वाले। चलिए पहले प्रकार पर आते हैं। पहला प्रकार क्या है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अगर हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देखें तो शब्दों को चार भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से? अब यहीं से कहानी आपकी होती है शुरू। जो पहला प्रकार है वह है क्या? तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा जो है आपका वो है क्या? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा क्या है? देशज शब्द।
और जो चौथा प्रकार है वो है आपका क्या, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द या इसी को कहते हैं क्या, विदेशी शब्द। ये मैं पहले से एक बात की चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग के पास समय पर्याप्त मिला है ना, तैयारी करने के लिए समय पर्याप्त मिला है। तो कोशिश हम लोग ये करें कि चीजों को जो व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, हिंदी के जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, उद्देश्य तो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस है, लेकिन जितनी भी परीक्षाएं हैं जहां पे सामान्य हिंदी पूछी जाती है, जैसे आरओ का भी एग्जाम कैंसिल हुआ है, ठीक है, आगे एसएससी जीडी हो गया, एसटेट हो गया, है ना, सीटेट हो गया, टेट हो गया, जितनी भी एग्जाम में, जितनी भी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी पूछा जाता है, सबके लिए क्लास बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम व्याकरण जो पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और आपने ढंग से एक बार पढ़ा, नोट्स बनाया, तो शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको न पड़े। कोशिश ऐसी रहेगी हमारी, ठीक है। चलिए, जो पहला आधार हमने लिया क्या, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। उस उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर जो पहला प्रकार वो तत्सम है, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा है विदेशज। क्लियर बात? अब यहाँ पर जो तत्सम और तद्भव को हम एक चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम शब्दों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे समझते हैं तत्सम क्या होता है। तत्सम क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से, कहां से? संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं, हिंदी भाषा में आए हैं, और क्या उसी रूप में बने, उसी रूप में बने हुए हैं, उसे हम कहते हैं क्या, तत्सम शब्द। क्लियर बात? हम बहुत ज्यादा इस पे समय नहीं देंगे, क्योंकि तत्सम तद्भव हमें अलग से पढ़ना, बस एक जनरल आइडिया हमको लेके चलना है। क्योंकि अब जानते हैं प्राचीन समय में हमारी भाषा क्या रही, संस्कृत रही। संस्कृत, पाली, प्राकृत और ब्रज कैसे कैसे वो हिंदी में हम पहुंचे हैं, इसके बारे में जब हम हिंदी का विकास क्रम पढ़ेंगे तो वहां पे समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होगा, आप जनरली ये जानिएगा, तत्सम क्या होता है, संस्कृत का शब्द है। कैसे याद रखेंगे? कभी कभी जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सिर्फ ये पहचानना रहेगा कि निम्नलिखित में से दिया गया शब्द तत्सम है या तद्भव है। तत्सम है या तद्भव है, तो स में स मिल रहा, तो कहने का मतलब क्या होगा, संस्कृत, और तद्भव में द मिल रहा तो हिंदी। आप ऐसे इस टेक्निक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन से होंगे? जो संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में आए हैं, और आने के बाद उसी रूप में बने हुए हैं। जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम, क्या, साग। साग क्या है? साग को हम हिंदी भाषा में कहते हैं क्या, साग। अब यहाँ पे साग क्या है? साग तत्सम है, और साग क्या है, तद्भव। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम प्रकार को देख रहे हैं, इसके बारे में इसका पोस्टमार्टम कल किया जाएगा अगली कक्षा में, इसके लिए आप परेशान मत होइए। चलिए तद्भव को देख लेते हैं। जो दूसरा प्रकार हमने लिया है तद्भव, तद्भव क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, और मतलब हिंदी के ही शब्द हैं, वो संस्कृत से हिंदी में आए और पूरी तरह से बदल गए, संस्कृत का प्रभाव उस पर नहीं रहा। या आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसे शब्द जो हिंदी में आए हैं और धीरे धीरे हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में आए और धीरे धीरे हिंदी में पूर्णतः परिवर्तित हो गए, उसे हम क्या कह लेंगे, तद्भव शब्द। ठीक है, जैसे साग हमने उदाहरण दिया था, साग को हम क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं साग। अब साग क्या हो गया, हिंदी का शब्द हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और कुछ उदाहरण को लेंगे, जैसे हम ले लिए दधी। एक उदाहरण क्या, दधी। दधी तो संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम है। अब जब हम इसे हिंदी में देखेंगे क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं क्या, दही। ठीक है, जैसे छीर। छीर एक शब्द है जो संस्कृत का है, यानी तत्सम है। छीर को हम बोलचाल की भाषा में, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, खीर। ये अंतर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रकार हमको दिख रहा है, तीसरा प्रकार क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं अगले पेज पर। क्या है देशज शब्द? देशज शब्द, आप परेशान मत होइएगा कि तत्सम तद्भव पे ज्यादा काम नहीं किया गया, अगली कक्षा उसी की होने वाली है। यहाँ पे हम शब्दों के प्रकार को देख रहे हैं, कितने आधारों पर बांटते हैं। तो अभी पहले आधार की बात हो रही है, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, इसी के बारे में चर्चा करनी है। यहाँ पे बात हो रही है देशज शब्द, जो तीसरा प्रकार है। देशज शब्द की बात करें, देशज शब्द हम किसे कहेंगे, क्षेत्रीय बोलियों पे आपने देखा होगा कई चीजें, क्या होता है, क्षेत्रीय बोलियों एवं भाषाओं से
अगर क्षेत्रीय बोलियों एवं भाषाओं से कोई शब्द आ गया, बोलियों एवं भाषाओं से जो शब्द, भाषाओं से आए हुए शब्द, आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। थोड़ा धैर्य बनाकर समझिएगा इस बात को। यहाँ पे क्षेत्रीय बोलियों भाषाओं की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी बोलियां हैं यहाँ पर, ठीक है। भाषाएं और बोलियां अलग अलग चीजें, ठीक। बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां हैं, कहीं पर अवधी है, कहीं पर भोजपुरी है ना, कहीं पर खड़ी बोली है। ये सब क्या है? ये सब हिंदी भाषा की है, लेकिन अलग अलग बोलियां हैं। तो यहाँ पर जो देशज तरीके से यानी क्षेत्रीय तरीके से किसी एक शब्द को प्रयोग किया जा रहा हो और वो बोलचाल की भाषा में प्रचलन में आ गया, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे उदाहरण के साथ हम समझते हैं इन चीजों को। ये क्या होता है? जैसे एक शब्द है क्या? पगड़ी। एक शब्द क्या है? पगड़ी। इस बात को समझ रहे हैं? पगड़ी क्या होता है? जो सर पे बांधा जाता है। अब देखेंगे पगड़ी, ये उत्तर भारत में हम कह रहे हैं पगड़ी, ठीक है। यही आप चले जाएंगे पंजाब साइड में, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्या? साफा। ये क्या है? बात वही है, बात वही है, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोला जाता है। इसी को कहीं कहीं कहते हैं क्या? ये पग है, ठीक है। अलग अलग चीजों से बोला जाता है। ये सब क्या है? ये क्षेत्रीय स्तर पर है, इसका नाम अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर है। क्लियर बात? ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा उदाहरण ले लें हम, जैसे ये खिड़की हो गया, जैसे खिड़की हो गया, खिड़की, डिबिया, डिबिया, मनई, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द हैं। देशज शब्द, आई थिंक आप बात समझ गए होंगे कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो भाषा से जो शब्द विकसित हो जाते हैं उसे हम क्या कह लेते हैं? उसे कहते हैं देशज शब्द, ठीक है। जो अगला प्रकार है उसका क्या नाम है? विदेशज। अभी केवल हम इसको बताना चाह रहे हैं शब्दों को कैसे बांटा गया, हम डिटेल में पढ़ेंगे देशज शब्दों को कैसे लाया गया, कहाँ की देशज शब्द कौन सी है, इसको भी हम आगे पहचानते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? विदेशज शब्द की। विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द का मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पे बात हो रही किसकी? विदेशी शब्द की, ठीक। विदेशी शब्द कहने का मतलब आप जानते हैं अपने देश में बहुत समय पहले से आक्रांता बहुत से विदेशी आते रहे, ठीक है। कभी पुर्तगाली आए, कभी डच आए, कभी अंग्रेज आए, कभी इसके पहले कभी मुगल रहे। कहने का मतलब विदेशों से बहुत से प्रशासक शासक आए यहाँ पर और राज किए। अब देखिए, मानव की एक प्रवृत्ति होती है कि जब हम एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जाते हैं तो अपनी बोलचाल, भाषा, रहन सहन, खान पान की कुछ चीजें लेके जाते हैं और वहां पे छोड़ देते हैं। जानबूझ के चीजें नहीं होती, अनजाने में हो जाती है। जैसे कोई अंग्रेज आके यहाँ पे आप लोगों के बीच में रह रहा हो तो धीरे धीरे हिंदी कुछ भाषा वो सीख जाएगा, ठीक है। और उसकी अंग्रेजी सुनते सुनते आप भी कुछ भाषा सीख जाएंगे, कुछ शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो वह धीरे धीरे हैबिट में हो जाती है, वह आदत में हो जाती है। इसी प्रकार से उस भाषा में वो बनी रह जाती है। उसी को हम कहते हैं क्या? विदेशज शब्द। जैसे एक शब्द है क्या? चश्मा। जानते हैं ना आप? चश्मा। एक शब्द है क्या? अनार हो गया, आलपिन हो गया, आलपिन। अखबार ले लीजिए, अखबार। ये सारे शब्द क्या है? ये सब तो आज बोलचाल की भाषा में आप हिंदी में देख रहे हैं, लेकिन ये सब हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। कोई पुर्तगाली है, कोई उर्दू का है। कहने का मतलब इन सारे शब्दों को, ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? विदेशज शब्द। क्लियर है? आगे हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको कि कौन से पुर्तगाली शब्द हैं, कौन से ब्रिटिश यानी अंग्रेजी के शब्द हैं, कौन से उर्दू के शब्द हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली शब्द है, या निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू का शब्द है, या कौन सा उर्दू का शब्द नहीं है। तो कुछ शब्द, अब सारे शब्दों को तो आपको नहीं सीखना है, लेकिन बोलचाल में कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रसिद्ध हैं, हमारे सामने आते रहते हैं, उसी को पूछा जाता है और उसी को ध्यान रखते हुए हमें चीजों को सीखना है, ठीक है। चलिए, तो उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर ये प्रकार हो गया किसका? ये प्रकार हो गया शब्दों का। आगे हम बात कर लेंगे दूसरा जो प्रकार है क्या?
रचना एवं बनावट के आधार पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रचना एवं बनावट के आधार पर यहां से प्रश्न कम से कम 1 या 2 आपको देखने को मिलेगा और आसानी से आप कर लेंगे। रचना एवं बनावट के आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3। पहला भाग जो होता है वो होता है रूढ़ शब्द। क्या होता है? रूढ़ शब्द। अब प्रश्न ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? अब आपको बताना पड़ेगा कि रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, आपको समझना, आराम से समझना। कैसे समझेंगे आइए हम देखते हैं। यहाँ बात हो रही किसकी? रूढ़ शब्द की। तो रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? देखिए, ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले, कोई सार्थक अर्थ न निकले, उसे हम कहेंगे क्या? उसे कहेंगे रूढ़ शब्द। अब इस बात को समझते हैं, उदाहरण के साथ हम इस बात को समझते हैं कि जिसका विखंडन करने पर, यानी इसको 2 भाग में बांटने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले, उसे हम कहेंगे क्या? रूढ़ शब्द। इतनी ही बात समझना है। उदाहरण से समझते हैं इस बात, ऐसे तो भूल जाएगा, उदाहरण से समझते हैं इस बात को। जैसे अगर हम कह दें एक शब्द है क्या? चावल। ये चावल है, ये एक उदाहरण ले ले रहे हैं, ये चावल है। अब यहां पर देखेंगे चावल को हम 2 भागों में बांटते हैं। बांटिए, कैसे बांट सकते हैं? चावल को हम लिख सकते हैं क्या? चा और वल लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या हम चावल को ऐसा लिख सकते हैं, चाव प्लस ल। अब आप लोग बताइए, यहां पे चा का कुछ मतलब होता है? नहीं होता है। वल का कुछ मतलब है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे चाव का कोई मतलब है? नहीं है। ल का तो ल एक वर्ण है, तो उसका क्या मतलब रहेगा यहाँ पर? अब यहां पर इसका विखंडन करने के बाद हमें क्या मिला? इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं मिला, अतः चावल क्या है? एक रूढ़ शब्द है। क्लियर है बात? चावल यहां पर क्या है? रूढ़ शब्द है। कहने का मतलब कोई भी शब्द जब उसे हम 2 भागों में बांटेंगे, उसका कोई एक सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, उसे हम क्या कर लेंगे? रूढ़ शब्द। ठीक है, अब आप कर लेंगे विभाजन इनका। चलिए कुछ और उदाहरण को हम समझ लेते हैं। जैसे हम ले लिए उदाहरण, कुछ भी ले लीजिए, अपने मन से ले लीजिए, जरूरी नहीं। जैसे कह दिए घोड़ा। घोड़ा एक शब्द है ना, घोड़ा। अब घोड़ा में इसका विभाजन करेंगे, घो पर स्ला, दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है ना। दिन, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। कहने का मतलब इनको तोड़ने के बाद कोई निश्चित अर्थ नहीं मिलेगा, तो इसे हम क्या कह लेंगे? इसे कह लेंगे ये रूढ़ शब्द है। क्लियर बात? चलिए, रचना एवं बनावट के आधार पर हमने पहला भाग क्या बांटा? रूढ़ शब्द। दूसरे भाग की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? यौगिक शब्द। या ऐसे समझ लीजिएगा, दूसरा जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। रचना एवं बनावट के आधार पर जो दूसरा प्रकार होता है उसे कहते हैं क्या? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। क्लियर है बात? यहां तक आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? यौगिक शब्द की। देखिए, यौगिक का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग। ठीक, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों तथा जो सबसे बढ़िया कंडीशन इसकी क्या है? तथा उनका सार्थक अर्थ निकलता, उनका सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यौगिक शब्द। बोर मत होइएगा, हंसते गाते ऐसे नाचते कूदते पढ़ते रहेंगे हम लोग। आगे बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत मजा आने वाला हिंदी की क्लास में, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा है, तो हम और अच्छे से इसको समझेंगे। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ है। जैसे हम बात कर लें क्या? विद्यालय।
यहां पर देखेंगे विद्यालय, विद्यालय में क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं विद्या, विद्या प्लस आलय। अब देखिए यहां अर्थ निकल रहा है, विद्या का मतलब विद्या और आलय का मतलब रहने का स्थान, वो क्या हो गया, विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पे दो भाग बांट रहे, दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है और सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ऐसा शब्द क्या कहलाएगा, ऐसा शब्द कहलाएगा यौगिक शब्द। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, या अगला जो भाग आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा योग ऋण शब्द है। ये तीन भाग होते हैं, किसके आधार पर, अभी आपने देखा रचना एवं बनावट के आधार पर। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं हम, क्या, विज्ञान ले लीजिए, विज्ञान, विज्ञान को क्या कर सकते हैं हम, इसको बांट सकते हैं वी प्लस ज्ञान में, दोनों का अर्थ होता है। ठीक है, आपको एक टेक्निक बता दे रहे हैं, जो यौगिक शब्द होता है वो बनता कैसे है। यौगिक शब्द नोट में आप लिख लीजिएगा और सब लिखते चलिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यौगिक शब्द क्या, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय अथवा समास, जान रहे हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे इसको। ये उपसर्ग प्रत्यय अथवा समास से बनता है क्या, इसको लगाकर क्या बनता है, इसको लगाकर बनता है यौगिक शब्द, इसी को लगाकर बनता है क्या, यौगिक शब्द। आई थिंक यहां तक बात आप लोग को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, रचना एवं बनावट के आधार पर हमने रूढ़ शब्द पढ़ा, यौगिक पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं अगला योग रूढ़। ठीक है, चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं, क्या, योग रूढ़। तीसरा जो है क्या है, तीसरा जो भाग है वो है आपका योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द खूब पूछा जाता है और यहाँ पे गलती हम कर जाते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, योग रूढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है। अब हमने यौगिक को समझ लिया, यौगिक को क्या समझा, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो। अब वहीं से यहाँ पे इसकी परिभाषा हम निकालते हैं, क्या, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं, जो यौगिक तो हैं परंतु उसका एक अलग, एक अलग, या कह सकते हैं आप क्या, विशेष, विशेष अर्थ निकलता, अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे योग रूढ़ शब्द। उदाहरण देखते हैं, अलग अर्थ निकलने का मतलब क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। उदाहरण जैसे आप जानते हैं एक शब्द लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर एक शब्द है। लंबोदर किसे कहते हैं, इसको तोड़ेंगे दो भागों में बटेगा, क्या, लंब प्लस उदर, आगे संधि पढ़ेंगे समझेंगे वहां पे। यहां पे लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट लंबा है। पेट लंबा किसका है, ये भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है, लंबोदर किया जाता है ना। यहां पर दो शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, कहने का मतलब यह यौगिक है, कहने का मतलब यह यौगिक है। लेकिन लंबोदर हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, इसका अर्थ होता है गणेश। ठीक है, कहने का मतलब यह शब्द से अलग अर्थ दे रहा, यह लंबोदर शब्द से अलग अर्थ दे रहा, उसे हम क्या कहेंगे, यह योग रूढ़ होगा। ठीक, बात समझ गए ना। ऐसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्या, जलज, जलज, देखिए जलज में जल प्लस ज, जल में, जलज को हम दो भाग में बांटेंगे, क्या मिलेगा, जल का मतलब पानी होता है और ज का मतलब उत्पन्न होने वाला। पानी में जो उत्पन्न होने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलज, और पानी में उत्पन्न होने वाले के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कमल। तो जलज का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमल। कहने का मतलब यह शब्द से अलग अर्थ दे रहा, जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं यहाँ इससे अलग अर्थ दे रहा, ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़। क्लियर बात। इसी तरीके से हम देखेंगे क्या, पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर का मतलब पीले हैं अंबर जिसके, यानी पीले हैं कपड़े जिसके। पीला कपड़ा कौन पहनता है,
कौन से भगवान है आप बताइएगा। यहाँ पे पीताम्बर है। पीताम्बर का मतलब क्या होता है, ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। अब पीताम्बर कह देने से आशय क्या है, हम बात करें किसकी, श्री कृष्ण की। ठीक है, तो यहाँ पे पीताम्बर क्या होगा, यौगिक तो है लेकिन अलग अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, योग रूढ़। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। नीलकंठ क्या होगा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है, यह प्रयोग होता है भगवान शिव के लिए। ठीक है, नीलकंठ प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब नील प्लस कंठ करेंगे, नीला है कंठ जिसका यानी नीला है गला जिसका, इसका यौगिक तो है। कहने का मतलब इसे दो भागों में बांट तो रहे हैं, दोनों का सार्थक अर्थ निकल तो रहा है, लेकिन वह एक अलग अर्थ दे रहा है, एक विशिष्ट अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह योग रूढ़ होगा। क्लियर बात। चलिए, हमने दो प्रकारों को देख लिया, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर। आते हैं तीसरा प्रकार क्या होता है, तीसरा प्रकार शब्दों को बांटने का क्या होता है, चलिए हम उसकी बात करते हैं। जो तीसरा प्रकार है उसको हम क्या कहते हैं, वह क्या है, रूप या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा सा समय भी लगेगा और आपको कंसंट्रेशन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर इसे हम बांटते हैं दो भागों में, सिर्फ व सिर्फ दो भागों में। कैसे, पहला जो भाग होता है वो होता है क्या, जो पहला भाग होता है वो होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं क्या, अविकारी शब्द। क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। आगे हम विकारी और अविकारी को खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं विकारी और अविकारी क्या होता है, बस एक जनरल आइडिया लेते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है विकारी शब्द का। विकारी शब्द का मतलब आप समझिएगा, व्याकरण में सारी चीजें हमें पढ़नी है, तो यहाँ पे सिर्फ दो तीन शब्दों का नाम ले रहे हैं। क्या, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे आगे, जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिंग, वचन और कारक के आधार पर, उसके आधार पर अगर किसी शब्दों में परिवर्तन हो रहा उसे हम कहेंगे क्या, विकारी शब्द। कहने का मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से परिवर्तन हो जाएगा उसे कहेंगे विकारी शब्द, और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कह दिया जाए कि लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे लड़का क्या है, इसका लिंग क्या है, ये पुल्लिंग है, पुरुष के लिए प्रयोग किया गया, लड़का पढ़ रहा है। यहीं पर बात करें अगर हम, यहीं पर लड़की के लिए यही बात की जाए, क्या हो जाएगा, लड़की पढ़, यहां पे जो रहा है था वो क्या हो जाएगा, रही। ठीक, यहीं पे कर दिया जाए। अब यहां पर क्या होगा, हमने लिंग बदला, तो लिंग बदला तो इसका भाव बदल गया, इसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द। ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, आगे हम बताएंगे इसको कैसे में पढ़ना है। ठीक, यही कह दिया जाए लड़के, तो लड़के के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब हमने वचन बदल दिया। ठीक है, हमने वचन, जहां पर लड़की एक वचन है, लड़का एक वचन है, यहाँ पे लड़के कर दिया, बहुवचन हो गया, तो पढ़ रहा है की जगह क्या हो जाएगा, पढ़ रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। परिवर्तन किसमें हो रहा, पढ़ने की क्रिया में, है ना। ठीक है, चलिए ऐसे शब्द जिसमें इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे बात की जाए कि आज, आज लड़का हिंदी पढ़ रहा है। ठीक है, हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये प्रश्न पूछेगा कैसे, भी मैं बताता हूं आपको। आज लड़का हिंदी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे लड़का के लिए प्रयोग हुआ कौन सा शब्द, आज, है ना। ये आज क्या है, अविकारी शब्द। अब आज लड़का के लिए प्रयोग करें या लड़की के लिए प्रयोग करें या बहुत से लड़कों के लिए प्रयोग करें, इसका अर्थ ज्यों का त्यों बना रहेगा। कहने का मतलब इसके प्रयोग करने से उस शब्द, उस वाक्य के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। जैसे यही बात अगर हम लगा दें लड़की के लिए कि आज लड़की पढ़ रही है, कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन हुआ। इस शब्द के आने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जिस शब्द के आने से कोई परिवर्तन नहीं होता
उसे हम कहते हैं अभिकारी शब्द। क्लियर है? चलिए कुछ अभिकारी शब्दों को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे आज तो हमने दिखा है ना, में हो गया, आहा हो गया, ऐसे तमाम शब्द होते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। और आज बात करते हैं अंतिम, आज का जो अंतिम प्रकार है वो क्या है? चौथा प्रकार जो है वो क्या है? अर्थ के आधार पर। यह भी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्दों का प्रकार होता है, जो पहला प्रकार होता है इसमें वो क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, पहला प्रकार होता है क्या? एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब जाहिर सी बात है आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, ऐसे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता है उसे क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द। जो दूसरा प्रकार इसमें होता है उसे कहते हैं क्या? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उसे हम क्या कह लेंगे? अनेकार्थी शब्द। जैसे एक शब्द है क्या? कनक। कनक एक शब्द है। कनक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोना। और इसी कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा भी होता है ना? धतूरा भी होता है। तो ये क्या है? यह अनेकार्थी, यानी एक से ज्यादा अर्थ होते हैं इसके। अब ये डिपेंड करता है इस बात पर कि कहां पर लगाया गया, किस भाव में वो लगाया गया। ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द, जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। ठीक। तीसरा जो होता है प्रकार वो क्या होता है? तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है क्या? समानार्थी, या इसी को हम कहते हैं क्या? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, पर्यायवाची तो अलग से दिया गया, लेकिन कहां से निकल रहा है? एक प्रकार का शब्द ही होता है पर्यायवाची। आप समझ रहे हैं कि एक शब्द के कई शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे जल की हम बात करते हैं, जल को हम पानी भी कहते हैं, जल को हम नीर भी कहते हैं ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसे इस प्रकार से हम पर्यायवाची को आगे पढ़ने वाले, इनका हम लिस्ट देंगे और एक टेक्निक भी समझेंगे कि पर्यायवाची को हम कैसे याद रखना है और कौन कौन से कॉमन चीजें होती है, कौन से ज्यादा पूछी जाती है, इन सब सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और साथ में हर क्लास के लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को आप दें जो हर साल लगभग हर एग्जाम में लगभग पूछे जाने की संभावना होती है। आगे हम बात करेंगे अंतिम प्रकार की। अंतिम प्रकार क्या है? अंतिम प्रकार को कहते हैं क्या? विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक, या इसी को कहते हैं क्या? विलोम शब्द। आपको विलोम भी पढ़ना है। ये विलोम किसके आधार पर है? ये अर्थ के आधार पर क्या है? शब्द का एक प्रकार है। ठीक है, तो शब्द रचना जो हम पढ़ रहे थे, शब्द रचना में यही सारी चीजें थी, यही हमको इतना ही पढ़ना था। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। एक बात आपको और, ठीक, क्लास कैसी लगी आप इसके बारे में थोड़ा सा जरूर लिखा करिए। क्लास को आप शेयर कर दिया करिए। आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है, या आगे जो पेट आएगा यूपी SSC का, इन सब सारी चीजों में पूरी टीम, प्रतिष्ठा क्लासेस की पूरी टीम एक बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है। और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आप लोग के सहयोग और समर्थन की जरूरत है और आप लोग की प्यार की जरूरत है। ठीक है, आज की क्लास को मैं आप ओवर करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।